नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले सभी लेक्चर जो हैं बड़े ध्यान से देखे होंगे और जितना भी डाटा हमने आपको प्रोवाइड कराया है वो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण PYQ पे डिस्कशन करेंगे और हमने कुछ क्वेश्चंस के साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 है, एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन ऑन रियल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है वो है, चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इक्वलिटी एंड मैनी अदर इशू विदाउट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड टू मीट दिस चैलेंज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है बेसिकली उसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चे जो हैं उनके जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो बन नहीं पाती। यही वजह है कि हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ भी रहे हैं, कंपलसरी भी है इंडिया में तो, बट उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि जो है बच्चों को केवल जो है ये सब्जेक्ट थोप दिया गया है। जो हमें बेसिक स्किल्स चाहिए, जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को, उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तो स्टेटमेंट ए आपका जो है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो बेसिकली आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बताता है। और ये भी सत्य है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतने अच्छे से जो है एजुकेशन इन्वायरमेंट की नहीं हो पाती, केवल इसको एज ए सब्जेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, बट जो बेसिक ज़रूरतें हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट को समझ पाएँ वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। अगले क्वेश्चन में हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग बतानी है। 2020 के लिए ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली आप लोग देखेंगे कि जो एट परसेंट चीज़ें चल रही होती हैं उसके डाटा पे भी जो है बेस्ड होती हैं। जैसे ये सीक्वेंस जो है 2020 में जो अलग थी, 2021 में अलग थी, 2022 में जो है ये अलग थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो है पुराने डाटा को क्रैम ना करके जो है लेटेस्ट डाटा पे फोकस करके इसको याद कर लेना चाहिए। इसलिए हमने जो है यहाँ पे 2022 का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कराया है आपको कि किस कंट्री का क्या रैंकिंग था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम अपने देश को यानी कि इंडिया को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारी जो पोजीशन है हम 121वें नंबर पे इस इंडेक्स में हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने जो है बेसिकली टॉप किसने किया, इंडिया का क्या रैंकिंग है, चाइना का क्या रैंकिंग है, यूएस का क्या रैंकिंग है, ये 4-5 कंट्री जो हैं इन पे फोकस करके जो है हमें ये पूरा टेबल याद कर लेना है। सारे याद करना संभव नहीं है, बट जो है ये लगभग जो आपके ऊपर के टॉप 3, ठीक है, बॉटम के टॉप 3 इंडिया, चाइना, जर्मनी, ठीक है, एंड यूएस, ये 4-5 कंट्री जो लगभग 10 कंट्री आप इस तरीके से याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो है इस क्वेश्चन के लिए हम नया डाटा पढ़ेंगे और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें लेटेस्ट डाटा ही याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन में फिर से आप देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट determines the ability of pollutant to disperse vertically in the atmosphere। ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये हमें बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आपका
एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल है तो पोल्यूशन जो है वो आपके डाइल्यूशन कम होगा, ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहेंगे। अगर अनस्टेबल है तो आपका जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती हैं और आपका जो पोल्यूशन का डिस्पर्जन है वो ज़्यादा होता है। न्यूट्रल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कंडीशन ना तो पोल्यूशन को डिस्पर्ज करने में मदद करती है ना ही उसको रोकती है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्लासेस जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो हमें बताती हैं कि हमारा जो पोल्यूटेंट है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में बिहेव करेगा, किस तरीके से वो डिस्पर्ज होगा। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि इन समर सीजन इन इंडिया द एटमॉस्फेयर इज़ स्टेबल। ये गलत है। हमारे देश में समर के कंडीशन में क्या होता है कि सोलर की जो रेडिएशन होती है वो इंटेंस होती हैं, तो इस समय पे जो सिचुएशन बनती है, जो क्रिएट होती है, वो बेसिकली अनस्टेबल होती है ना। समर के टाइम पे, गर्मियों के समय में हमारे देश में जो है पोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से डिस्पर्ज होता है, डाइल्यूट होता है। सर्दियों में हालांकि कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाता है, बट समर के समय जो है ऐसी कोई समस्या नहीं होती। यहाँ पे समर में हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो अनस्टेबल होती है, ना कि स्टेबल। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, वो आपकी गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आर्सेनिक पोल्यूशन। आर्सेनिक पोल्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हमारे देश में भी स्पेसिफिकली अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आर्सेनिक पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आर्सेनिक जो है बेसिकली हम सभी को पता है कि नेचुरल सोर्स से ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें बहुत सारे पोल्यूशन जो हैं जो जिनका मेजर सोर्स जो है वो आर्टिफिशियल, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक होता है, बट आर्सेनिक जो है वो मेजरली आपका नेचुरल सोर्स से आता है और ये ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है आपका ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक की फॉर्म में। आर्सेनिक जो है बेसिकली जो वहाँ की रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, वहाँ से लीच आउट होके आपके कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड वाटर में आ जाता है। फिर ग्राउंड वाटर को जब हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और हमें ब्लैक फुट डिजीज़, कैंसर, इस प्रकार की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं कॉज करता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ आपके आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस बनानी है। बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स दिए हुए हैं अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बात करते हैं बायोगैस के कंपोजिशन की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आता है मीथेन का। मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में CO2 का नंबर आता है। तो अगर हम बात करें तो जो सही सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले मीथेन, मीथेन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके बाद में अमोनिया। ये बेसिक सीक्वेंस रहती है। बट मेजरली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आपका मीथेन, और मीथेन के बाद में जो है CO2, दो डोमिनेटिंग गैस होती है। इसके अलावा कई बार वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्वेश्चन में आ जाता है, आपका हाइड्रोजन भी आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाते हैं। बट ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मेजरली दो ही डोमिनेटिंग गैसेस जो हैं बायोगैस में मिलती हैं, वो है आपका मीथेन एंड CO2। ठीक है बच्चों, तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगी। बच्चों लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू बच्चों।